Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2082 श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी 20 जुलाई 2025 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और प्रदीप उपाध्याय का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। शाहरुख खान घायल, फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान चोट। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा में 450 नरमुंड, तांत्रिक श्रद्धा की अनोखी मिसाल। पीएम मोदी का बंगाल दौरा, दुर्गापुर की सड़कों पर उमड़ी भीड़। छांगुर बाबा को 60 करोड़ की फंडिंग, ईडी की चौंकाने वाली जांच। ओडिशा में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल परीक्षण। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की चार्जशीट, जमीन सौदे में गड़बड़ी। जयशंकर जिनपिंग की मुलाकात, राहुल गांधी ने कहा सर्कस। अंतरिक्ष से तिरंगे के साथ लौटे शुभांशु शुक्ला, देश को किया गौरवान्वित। 114 वर्षीय फौजा सिंह का निधन, अधूरी रह गई अंतिम ख्वाहिश। राज ठाकरे का पलटवार, दुबे को दी समुद्र में डुबाने की चेतावनी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी नई फिल्म नहीं बल्कि एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अपनी आगामी फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान शाहरुख एक एक्शन सीन करते वक्त घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह चोट कोई गंभीर नहीं है, लेकिन उन्हें मांसपेशियों में गहरी चोट आई है, जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें 1 महीने का आराम करने के लिए कहा गया है। शूटिंग मुंबई में चल रही थी, लेकिन बेहतर इलाज के लिए शाहरुख अपनी टीम के साथ तुरंत अमेरिका रवाना हो गए हैं। श्रावण मास में चल रही कांवड़ यात्रा हर साल भव्यता और भक्ति का अद्भुत संगम बनती है, लेकिन इस बार उत्तराखंड के हरिद्वार से निकली एक कांवड़ ने हर किसी का ध्यान खींचा है। ये कांवड़ किसी पारंपरिक फूलों या झालरों से नहीं बल्कि 450 नरमुंडों से सजाई गई थी। जी हाँ, यह दृश्य सुनकर डर लग सकता है, लेकिन यह भक्ति का ऐसा तांत्रिक स्वरूप है जिसे देखना अपने आप में दुर्लभ अनुभव था। शिव भक्तों का मानना है कि भगवान शिव के रौद्र और तांत्रिक रूप की पूजा के लिए यह सजावट की गई थी। इस कांवड़ को देखने के लिए NH 58 पर हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। लोग मोबाइल कैमरे में इन पलों को कैद करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान एक बार फिर देखने को मिला उनका जमीनी जुड़ाव। दुर्गापुर शहर में जब उनका काफिला गांधी मोड़ से होकर नेहरू स्टेडियम की ओर बढ़ा, तो हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ आए। लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों से माहौल को जोशीला बना दिया। महिलाएं भगवा साड़ियां में ढोल की थाप पर नाचती दिखीं और लोग अपने अपने मोबाइल से इस ऐतिहासिक पल को कैद करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने वाहन से बाहर ना आते हुए हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। यह कोई औपचारिक रैली नहीं थी, फिर भी भीड़ ने दिखा दिया कि बंगाल में भाजपा के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। देश में जब जब अवैध धर्मांतरण और फंडिंग की बात होती है, तब जांच एजेंसियों की नजर कुछ ऐसे लोगों पर जाती है जो धर्म की आड़ में बड़े पैमाने पर पैसे का खेल चला रहे होते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के चर्चित छांगुर बाबा का।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा के 22 बैंक खातों से करीब 60 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम आई। हैरानी की बात यह है कि इस रकम में बड़ी धनराशि विदेश से आई है, जो फंडिंग के स्रोत को और भी संदिग्ध बना देती है। ईडी ने बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई के कई ठिकानों पर छापेमारी की और छांगुर बाबा, उनके बेटे महबूब और सहयोगियों नवीन रोहरा और नीतू को भी गिरफ्तार किया है। छांगुर बाबा, जिनका असली नाम जलालुद्दीन उर्फ करीमुल्ला शाह है, उन पर उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते ने गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की थी। यह मामला दिखाता है कि किस तरह धर्म के नाम पर करोड़ों की फंडिंग का जाल फैलाया गया और कैसे विदेशों से पैसा भारत लाकर धार्मिक रूपांतरण के लिए इस्तेमाल किया गया। अब देखना यह है कि ईडी की इस जांच में और कौन-कौन से नाम उजागर होते हैं। भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूती मिली है। ओडिशा के तट से भारत ने 2 बेहद अहम मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, पृथ्वी 2 और अग्नि 1। परीक्षण के दौरान सभी तकनीकी और परिचालन मानकों को पूरा किया गया, जो भारत की तकनीकी क्षमता का परिचायक है। यह परीक्षण ऐसे समय हुआ है जब भारत अपनी सामरिक तैयारियों को और उन्नत कर रहा है, खासकर बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह परीक्षण न सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि यह एक संदेश भी है, भारत सजग है और सक्षम है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर जांच एजेंसियों के घेरे में आ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। मामला हरियाणा के शिकोहपुर गांव की एक जमीन डील का है। साल 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी। कुछ ही महीनों बाद हरियाणा की तत्कालीन सरकार ने उस जमीन को कमर्शियल कॉलोनी के लिए लाइसेंस दे दिया, जिससे जमीन की कीमत करीब 700% बढ़ गई। 2012 में इस जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ में बेचा गया। ईडी ने दावा किया है कि यह पूरा सौदा अनियमितता और राजनीतिक प्रभाव के जरिए हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। जयशंकर एससीओ की बैठक में भाग लेने बीजिंग गए थे। बीजिंग में उन्होंने जिनपिंग को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं दी और भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में हाल की प्रगति की जानकारी दी। जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से भी द्विपक्षीय बैठक की। हालांकि इस कूटनीतिक संवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि विदेश मंत्री भारत की विदेश नीति को सर्कस में बदल रहे हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जो अमेरिका के स्पेसएक्स मिशन पर गए थे, अब सकुशल धरती पर लौट आए हैं। उनकी यह वापसी पूरे देश के लिए गर्व और भावनात्मक पल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी और कहा कि शुभांशु ने अपने साहस से देश को गर्वित किया है। खास बात यह रही कि शुभांशु ने अंतरिक्ष में तिरंगा फहराकर एक भावनात्मक संदेश दिया कि भारत का विज्ञान, साहस और संकल्प अब न सिर्फ पृथ्वी तक सीमित है, बल्कि अंतरिक्ष तक भी पहुंच चुका है। दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक 114 वर्षीय फौजा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। पंजाब के जालंधर में जालंधर पठानकोट हाईवे पर टहलते समय उन्हें एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। फौजा सिंह की जिंदगी अपने आप में प्रेरणा थी। उन्होंने 90 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया
और 100 साल की उम्र में मैराथन पूरी की। उनका कहना था कि उन्होंने जितने भी मेडल जीते हैं वे सब ब्रिटेन के नाम रहे और इस बात का उन्हें हमेशा अफसोस रहा कि वह भारत के लिए एक भी पदक नहीं जीत पाए। पठानी कुर्ता और पजामा पहने सादगी से जीवन जीने वाले फौजा सिंह को लोग प्यार से टर्बन टॉर्नेडो भी कहते थे। महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मी और जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर जोरदार पलटवार किया। दरअसल दुबे ने कहा था कि ये मनसे वालों को पटक पटक कर मारेंगे। इस पर जवाब देते हुए राज ठाकरे ने मीरा रोड की सभा में कहा, तू हमको मारेगा दुबे, तू मुंबई आजा, समंदर में डुबा डुबा कर मारेंगे। ठाकरे का यह बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तेजी से वायरल हो गया है। उन्होंने कहा कि वे मराठी भाषा, मराठी मानुष और महाराष्ट्र की संस्कृति के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपए 10 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 55 रुपए 20 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं संजीव शर्मा और प्रदीप उपाध्याय। शर्मा जी, आपने अपनी चिर परिचित बुलंद आवाज में समाचार सुनाकर दर्पण के सभी श्रोताओं को बिल्कुल अलर्ट कर दिया है। बात है। और आपके समाचार में सुन रहा था और उसमें मुझे फौजा सिंह जी की जो है वो कहानी थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि 90 साल की आयु में उन्होंने मैराथन शुरू की जी। और तो देखिए, मतलब ये आदमी 114 इयर्स तक सरवाइव किए और सोचिए, जिसने 114 साल पार कर लिया और कोई सड़क के एक्सीडेंट में। हाँ, और वो शायद एक्सीडेंट भी शायद कोई नए एनआरआई शायद कनाडा से आए थे, तो कनाडा की स्पीड में शायद चला रहे होंगे। तो ये दुखद घटना है, लेकिन एक प्रेरणादायक उनका जो जीवन है वो है। तो चलिए, तो श्रोताओं, अब समय होता है प्रभु वंदना का, पर सुनते हैं उपाध्याय जी से आज का विचार। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का हर दिन बेहतरीन बने तो खुद में विश्वास रखिए, गलतियों से सीखिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखिए। हर सुबह एक नया अवसर है। चुनौतियों से डरिए मत, बल्कि उन्हें स्वीकार कर विजयी बनाइए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनमें खड़े होने का साहस होता है, विशेषकर जब रास्ता मुश्किल हो। तो श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भले ही ये आज का विचार पढ़ा मैंने है, लेकिन ये आया संजीव शर्मा जी की तरफ से है। तो बहुत सुंदर आपने संकलन किया है और बड़े प्रेरणादायी वचन है ये आज के। तो चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। आज एक और बहुत ही खूबसूरत सा एक कबीर जी का भजन लेके आया हूँ उपाध्याय जी, और इसकी खासियत यह है कि ये छत्तीसगढ़ के सिंगर हैं और उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है, डॉक्टर भारती बंधु। बड़ी यूनिक सी आवाज है। तो आइए सुनते हैं खूबसूरत सा भजन। डाली दो पंछी रे बैठा, कोई गुरु कोई चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा। चेला की करनी चेला रे साधु, उड़ जा हंस अकेला रे साधु, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस
अकेला रे साधो उड़ जा हंस अकेला एक डाली दो पंछी रे बैठा साधो लोग कहे घर मेरा रे साधो लोग कहे घर मेरा तिनका चुनी चुनी महल बनाया लोग कहे घर मेरा रे साधो लोग कहे घर मेरा ना घर मेरा ना घर तेरा ना घर बसेरा रे साधु उड़ जा हंस अकेला रे साधु उड़ जा हंस अकेला उड़ जा हंस अकेला रे साधु उड़ जा हंस अकेला एक डाली दो पंछी रे बैठा साधु उड़ जा हंस अकेला रे साधु उड़ जा हंस अकेला उड़ जा हंस अकेला रे साधु उड़ जा हंस अकेला एक डाली दो पंछी रे बैठा कोई गुरु कोई चेला एक डाली दो पंछी रे बैठा कोई गुरु कोई चेला गुरु की करनी गुरु भरेगा गुरु की करनी गुरु भरेगा चेला की करनी चेला रे साधु उड़ जा हंस अकेला रे साधु उड़ जा हंस अकेला उड़ जा हंस अकेला रे साधु उड़ जा हंस अकेला उड़ जा हंस अकेला रे साधु उड़ जा हंस अकेला एक डाली दो पंछी रे बैठा। तो श्रोताओं, ये भजन गाया था डॉक्टर भारती बंधु ने। ये रायपुर से हैं और इनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है। और उपाध्याय जी, कैसा लगा भजन आपको? भजन तो बहुत सुंदर था और इस भजन के बारे में हमारे जो मेहमान हैं जी वो तो उनसे सुनते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने कार्यक्रम की रूपरेखा में प्रकाशित किया था कि हमारे साथ आज एक मेहमान भी हैं, तो मैं उनका परिचय कराता हूँ और फिर उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं।
तो हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी। आपने बीए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, उसके बाद एमए हिंदी में किया जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से और वहाँ गोल्ड मेडल हासिल किया, और उसके बाद एमफिल और पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद शिक्षण कार्य में संलग्न हो गए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विभिन्न संस्थानों में शिक्षक के रूप में सेवा देने के पश्चात अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। अलीगढ़ से हैं तो शेर व शायरी का शौक़ तो होना ही है। आपके द्वारा प्रकाशित समीक्षात्मक लेख, व्यंग, कविताएं, गीत, गज़ल व पुस्तकों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, उस पर हम लोग कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे। तिवारी जी ऑस्ट्रेलिया 2 बार आ चुके हैं। पिछले प्रवास में मैंने आपको काव्य गोष्ठियों में सुना था। आज तिवारी जी दर्पण हिंदी रेडियो के श्रोताओं के भाषा मनोरंजन व ज्ञान वर्धन के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो तिवारी जी, सिडनी के लोकप्रिय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, प्रदीप उपाध्याय जी और संजीव जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस कार्यक्रम में आकर, और मैं जैसा सुन पा रहा हूँ, आप जिस तरह से इसकी भूमिका और जिसे योजना बनाया है आप लोगों ने, मुझे लगता है बहुत सार्थक बातचीत हो पाएगी। तो हम शुरुआत में डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें कि जो भजन हमने सुना है उसी के बारे में थोड़ा हमें और एक जी। देखिए, आपने कबीर की बात की जी, और अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि कबीर एक ऐसे कवि हैं, ऐसे लोक गायक हैं जी, ऐसे जन चेतना के कवि हैं जिनको किसी सीमित दायरे में नहीं बांधा जा सकता, और उसी का ये प्रतीक है भजन जी। अब इसमें आपने देखा होगा, हंस, पंछी, गुरु और चेला, ये सारे प्रतीकात्मक हैं। हंस आत्मा, उर्दू के एक बड़े शायर हुए हैं नज़ीर अकबराबादी जी, जिनकी एक बहुत मशहूर पंक्ति है कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। अब ये बंजारा, कई बार बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो कवियों के नाम से कॉपी मार्क हो जाते हैं, कॉपीराइट हो जाता है जी। जैसे हम जब मीर को पढ़ते हैं तो टुक शब्द आता है, टुक, सिराहने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है। गालिब का जैसे कहते हैं दिले नादा गालिब, ऐसे ही कबीर का हंस, नज़ीर का बंजारा। तो हंस आत्मा अकेला चला जाएगा, दुनिया में हम अकेले ही होते हैं, अकेले ही जाते हैं, और गुरु और चेला आत्मा और परमात्मा का प्रतीक। कबीर के बारे में सबसे अच्छी बात है, आप जान पाएंगे कि आज जैसे मराठी और हिंदी और तमाम सारे लेकर के जो विवाद चल रहे हैं भाषाओं के, उसमें भी कबीर बहुत काम आते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि कबीर के जो गुरु हैं वो मराठी के जो नामदेव हैं वो हैं, उनके प्रेरक हैं। रामानंद जी और ये सब जो आता है ये तो लोक प्रचलित है, लेकिन निर्गुण मार्ग पर लाने वाले, प्रेरित करने वाले जो संत हैं वो मराठी के नामदेव हैं। और एक बहुत अच्छी बात आपको जानकर और अच्छा लगेगा कि कबीर का रेंज आप देखिए जी, किसी भी क्षेत्र की ऐसी भाषा नहीं है जो कबीर ने उसका इस्तेमाल न किया हो, प्रयोग न किया हो। इसलिए तय नहीं हो पाता कबीर कहाँ के रहने वाले हैं। कबीर का लिखा एक दोहा है, मैं सुनाता हूँ आपको, कि अल्लाह अव्वल नूर उपाया कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। ये गुरु ग्रंथ साहब में महिला खंड में ये संकलित है, और गुरु ग्रंथ साहब तमाम सारे कवियों की, संत कवियों की वाणियाँ हैं, उसमें कबीर की भी है। ये जो दोहा मैंने कहा है आपको, पूरी दुनिया में जहाँ सिख गुरुद्वारा है, यहाँ तक कि सिडनी में भी है, जी। रोज सुबह सुबह ये पंक्ति बजती है, अल्लाह अव्वल नूर पाया कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। लेकिन अगर बहुत सारे सरदारों से भी आप पूछेंगे तो उनको ये नहीं पता होगा कि ये दोहा कबीर का है। ये कबीर की ताकत है जी, कि जब कबीर अपने अंतः चेतना से कोई बात कहते हैं तो बहुत दूर तक जाती है, पूरी दुनिया में जाती है, ब्रह्मांड में जाती है। ये है कबीर। उसी का प्रतीक एक भजन जो आपने सुनवाया है, जो लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक चेतना से संपृक्त है, और हमें एक किसी बहुत ही ऊंचे मुकाम पर ले जाके छोड़ देता है। बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। कबीर दास जी के बारे में इतनी सुंदर जानकारी तिवारी जी ने श्रोताओं को बताई, आशा की पसंद किया होगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये भजन जो है वो
संजीव जी ने बजाया, मैंने भी पहले नहीं सुना था और बस स्टूडियो में सुना, और यह तिवारी जी के प्रखर ज्ञान का परिचायक है कि सिर्फ ऑन द फ्लाई, बिल्कुल एक्सटेम्पोर जिसको बोलते हैं, तिवारी जी ने इतनी सुंदर जानकारी जो है वो कबीरदास जी के बारे में बताई। और मेरी और संजीव जी से अक्सर बात होती रहती है, और संजीव जी की बड़ी इच्छा है कि एक हम कार्यक्रम जो है कबीरदास जी को समर्पित करें कभी जी। तो मेरे ख्याल से तिवारी जी उसमें एक बहुत बड़े जो है हम हमारी सहायता इसमें कर सकते हैं, तो हम लोग मिलकर कभी भविष्य में करेंगे। और वो जो है एक धर्म से हटकर एक बेसिकली जो जीवन का जो धर्म और जाति से हट के बिल्कुल जो है वो कार्यक्रम होगा। कबीरदास जी को किसी धर्म और जाति से नहीं जोड़ा जा सकता, ये तो मानव जाति के लिए है। तो भविष्य में आशा करते हैं समय आएगा तो यह कार्यक्रम किया जाएगा। तो तिवारी जी थोड़ा ये बताइए कि भारत से आपका यहाँ सिडनी कब आना हुआ है और कब तक, मतलब क्या क्या सिडनी में कैसा लगा आपको, कहाँ कहाँ घूमे हैं अभी? जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि मैं 2016 में पहली बार आया था, तो आपसे मिलना हुआ और ये चर्चा हुई, बातचीत हुई और बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोग साथ रहे। तो 2016 से लगातार ये सिलसिला जारी है। बीच में कोरोना काल में मैं नहीं आ पाया, उसके बाद गाहे बगाहे आता ही रहा हूँ। और मैं यहाँ जब आता हूँ तो मुझे देखकर ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। चूँकि मैं अलीगढ़ से हूँ, तो अलीगढ़ को कहा जाता है कि वो तहजीब का गहरवारा है। उर्दू और हिंदी का एक तरह से वहाँ एक संगम है, गंगा जमनी तहजीब, जिसकी बात तमाम सारे साहित्यकार और शायर करते रहते हैं। उसकी अगर जीती जागती मिसाल देखनी है आपको, तो आप अलीगढ़ को देखें। तो और सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों, मुझे अच्छा लगा कि आप दोनों अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं। आप तो हैं ही हैं, और संजीव जी ने भी कहा कि इनका भी ताल्लुक रहा है कुछ समय तक। तो ये जो अलीगढ़ की रोशनी है वो दूर दूर तक जाती है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि मैं यहाँ सिडनी में आया, तो मुझे कम से कम, मैं अगर समझ पाया तो लगभग 100-150 लोग ऐसे मिले जो अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं जी, अल्गेरियन। वो अली की एक बिरादरी है यहाँ पर। और अभी जो कबीर की बात आप कर रहे थे, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को वजह से हर को होई जी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, मुसलमान, कोई भी अलीगढ़ का पढ़ा हुआ है, उसकी एक ही पहचान है, अल्गेरियन। अलीग होना ही एक सबसे बड़ी पहचान है। मैं तो थोड़ा कमतर महसूस कर रहा हूँ आप दोनों से, क्योंकि मैं अलीग नहीं हूँ। नहीं आप, लेकिन आप अलीगेरियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप वहाँ पर शिक्षा विभाग में है, तो हमसे अधिक योगदान है। हम तो 5 साल शिक्षा लेके वहाँ से चले गए, लेकिन आप इतने अधिक लंबे समय से वहाँ पर हैं, और आपके विद्यार्थी जो है वो परचम जो है वो विश्व के विभिन्न कोनों में फहरा रहे हैं। तो ये आपके लिए भी गौरव की बात है। तो अलीगों के बीच में रहते हुए मैं भी अलीग हुई गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलीग, यहाँ जब आया मैं सिडनी में, मैंने देखा है कि हिंदी का बड़ा परिवार है, उर्दू का बड़ा परिवार है। और कई सारे कार्यक्रमों में मैं प्रदीप जी के साथ भी था, तो मैंने ये देखा कि उसमें उर्दू और हिंदी के लोग मिलते हैं और बातें होती हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है, और हिंदी के बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूँ। तो मुझे ये अच्छा लगा कि इतनी दूर आकर भी हिंदी की जो रोशनी है वो फैली हुई है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए संजीव जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्पॉन्सर का संदेश सुन लें। बिल्कुल, और उसके बाद एक सुंदर सा गाना सुनाते हैं। तो जी। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी mसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में, हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं।
कितनी प्यारी हैं ये हंसी घड़ियां, इनसे कह दो यहीं ठहर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। तेरे कदमों पे जिंदगी रख दूं, अपनी आँखों की रोशनी रख दूं। तू अगर खुश हो मैं तेरे दिल में अपने दिल की हर एक खुशी रख दूं। मेरे हमदम मेरी खुशी है, तू नजर आए हम जिधर जाएं। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। देख कर प्यार इन निगाहों में, दीप से जल गए हैं राहों में। तुमसे मिलते न हम तो ये दुनिया डूब जाती हमारी आहों में। अपनी आहों से आज ये कह दो, अब न होठों पे उम्र भर आए। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भारत में माँ बाप की चिंता, कहीं दवाई समय पाई पर मिली या नहीं, किसी ने खाना खिलाया या नहीं, ये चिंता हर प्रवासी भारतीय की होती है। अब है समाधान, ओमसोर्ग एल्डर एंड डिसेबिलिटी केयर। हम ऑस्ट्रेलिया में पिछले 3.5 सालों से NDIS रजिस्टर्ड कंपनी चला रहे हैं और अब भारत में भी हमारी खुद की शाखाएं हैं। दिल्ली, NCR, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ और जम्मू में भरोसेमंद होम केयर सेवा। और अगर कुछ भी ठीक ना लगे तो आप हमें सीधे ऑस्ट्रेलिया में संपर्क कर सकते हैं। भारत में संपर्क करें अंकित से 8448381360 और ऑस्ट्रेलिया में शिवानी से 0470631801। ओमसोर्ग, जब देखभाल भरोसे से हो। तो संजीव जी, हाँ जी, आशा करते हैं ये गाना पसंद आया होगा। और जैसा कि हमने कार्यक्रम के रूपरेखा में बताया था श्रोताओं को कि आज हम मनोज कुमार के गाने श्रोताओं को सुनवाएंगे, क्योंकि 14 जुलाई को उनका जन्मदिन होता है। 14 जुलाई 1937 उनका जन्मदिन था। तो हालांकि कुछ महीनों पहले हम लोगों ने, जब उनका इसी वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी, तो उस पर भी एक कार्यक्रम किया था। तो कुछ आज का कार्यक्रम भी उनको समर्पित है। और ये गाना जो था वो हमने लिया था फिल्म वो कौन थी, और इसमें स्वर था महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का। और इस गाने की खासियत है कि ये मनोज कुमार और हेलन पर पिक्चराइज किया गया था। जब हेलन की बात आती है तो नॉर्मली हमारे दिमाग में कैबरे डांस और इस तरीके की शैलियाँ आती हैं, लेकिन ये रोमांटिक गाना जो था मनोज कुमार और हेलन पर फिल्माया गया था। और मदन मोहन का संगीत और राजा मेहदी अली खान ने बहुत सुंदर गीत की रचना की थी। तो चलिए, हम इनके और भी गाने हम कार्यक्रम में आगे सुनवाते रहेंगे। तो हम अपने मेहमान डॉक्टर तिवारी जी से बातचीत जारी रखते हैं। तिवारी जी, मैं आपका प्रोफाइल जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपने जामिया मिलिया से शिक्षा प्राप्त की है और इस समय आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। तो ये दोनों ही इंस्टीट्यूट जो है वो एक जहाँ पे उर्दू का जो है वो प्रभुत्व अधिक रहता है ऐसे हैं,
और आप जो है वो हिंदी भाषा के विभाग में रहे हैं, तो वहाँ पे मैं आपका व्यक्तिगत अनुभव जानना चाहूँगा कि वहाँ पे एक किस तरीके का भाषाओं का टकराव जो कि आजकल भी राजनीतिक चर्चा में है, तो वो आपने पहले उसको देखा और आपके क्या व्यक्तिगत अनुभव किस प्रकार के रहे? देखिए, आप सही बात कह रहे हैं कि मैं इलाहाबाद में भी पढ़ा हूँ, तो इलाहाबाद ने जो है सोचने की जो क्षमता विकसित की, और जब मैं जामिया में गया तो वहाँ पे मुझे एक अलग तरह का माहौल मिला, और जेएनयू में गया तो उसमें एक तरह से प्रखरता आई, और अब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हूँ। तो सब मिलाकर मैं अगर ये कहूँ कि जो मेरा अनुभव का दायरा है वो बहुत परिष्कृत हुआ। एक चकबस्त का एक शेर है कि दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमा होना, और यही है इंसानियत और यही है इंसान होना। तो अगर इंसान होने की पहचान ये है कि आप हर चीज़ से ऊपर उठें, समाज को बहुत अच्छे नज़रिए से देखें, तार्किक ढंग से किसी बात को देखें, ये सारी चीज़ें जो आईं इंसान के लिए, जो इंसान बनाने की जो एक ज़रूरत होती है, वो सब मुझे इन संस्थानों से मिली। जब मैं उर्दू हिंदी के नज़रिए से देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि तो हम सब जानते हैं कि दोनों भाषाएं एक ही हैं, कोई उनमें फ़र्क नहीं है। ज़ुबान की सतह पर हिंदी और उर्दू में कोई फ़र्क नहीं है। हम सब उसको मानते हैं, हम उसको चाहते हैं, लेकिन उसकी मुखालफत भी करते हैं। ये अजीब बात है। एक शेर है कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। तो चाहते सब हैं लेकिन मोहब्बत सब करते हैं, मगर चाहता कोई नहीं, दूर रखते हैं। तो अभी जब बात आपने कही तो मैंने देखा कि दरअसल जामिया और एएमयू दोनों का माहौल ऐसा है जो कि आज के दौर में एक मिसाल बन सकता है। वो सांस्कृतिक समन्वय की दृष्टि से, गंगा जमनी तहजीब की दृष्टि से, दोनों को अगर आप देखते हैं तो एक बहुत बड़े संस्थान है ये भारत की हैसियत से। मैं इस दौर में आखिर आदमी को चाहिए क्या? अभी संजीव जी अपने समाचार में एक फौजा सिंह का नाम ले रहे थे। 90 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन में मेडल जीतते हैं, तब दौड़ना शुरू किया। यानी कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। तो ये प्रेरणादायक बात है। जब प्रेरणादायक इतनी बड़ी प्रेरणा है, पूरी दुनिया प्रेरणा ले सकती है, तो मैं कहता हूँ उस पर मेरी ही पंक्तियाँ हैं कि उड़ने की अगर चाह है तो आसमां कम है, उड़ने की अगर चाह है तो आसमां कम है, माना कि आदमी के कोई पर नहीं होता, और सोने की तरह तप के निखरता है आदमी, पैदाइशी कोई भी सिकंदर नहीं होता। तो इतना बड़ा मतलब एक दायरा। और फिर आपने कहा था हौसले की बात, प्रदीप जी सुना रहे थे आज के सुविचार में कि अगर हौसला है तो आप कुछ कर सकते हैं, करने का जज्बा हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अपनी ही अगर पंक्ति से बात करूं कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है वरना, कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है वरना, ज़माना कब किसी का इंतज़ार करता है, और जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से, फलक को ऐसा परिंदा ही पार करता है। तो ये परिंदे की उड़ान, और जब हमें जहाँ चाहती है वहाँ ले जाती है। मैं समझता हूँ इंसान होने का यही फर्ज है कि आप अपने को भरोसा रखें। आपने भी कहा था, अपने आप को पहचानें, अपनी ताकत को पहचानें, और अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो जो दोनों एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र हैं, जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जी, क्योंकि इंसानियत टुकड़ों में नहीं देखती है, जब समग्रता में हम देखते हैं। साहित्य का मतलब होता है मिलाना। साहित्य को उर्दू में कहते हैं अदब, और अदब का मतलब होता है जिंदगी का हुनर तब तक नहीं आता जब तक आप में अदब ना हो। तो जो अदब सिखाए वो साहित्य है। ऐसे ही जब संस्कृति को समग्रता में आप देखेंगे, टोटलिटी में, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बीएचयू, इलाहाबाद, जामिया और अलीगढ़ जब मिलते हैं तब भारत की पूरी सांस्कृतिक विरासत को हम एक रूप दे पाते हैं। इसलिए वो सारे संस्थान हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। जी, चलिए तिवारी जी, आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से तिवारी जी भाषाओं के ऊपर जो है वो दिया, और आशा करता हूँ जो आज के भारत के राजनीतिज्ञ हैं वो इन शब्दों से कुछ प्रेरणा लेंगे कि भाषा का विवाद और पता नहीं कहाँ कहाँ की चीज़ें करके लोगों को बांटते रहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हम जब हिंदी बोलते हैं तो उसमें आधे शब्द हमारे उर्दू के होते हैं। जी, हम ये भी भूल जाते हैं कि जब वो महाभारत सीरियल जिसकी आज भी हम चर्चा करते हैं, उसके संवाद जो थे वो राही मासूम रजा ने लिखे थे। तो भाषा जो है एक कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं उसका माध्यम है, उसको जो है वो स्थान और धर्म और जाति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
आपने ठीक कहा, राही मासूम रजा अलीगढ़ से ही थे, उर्दू जी, डिपार्टमेंट से, जी। वहीं से बाद में गए थे। वहीं आधा गांव लिखा था उन्होंने अपना उपन्यास। अच्छा। और उपाध्याय जी सुनते हैं कि उनको बड़ी चिट्ठियां आई कि अरे आप कैसे लिख सकते हैं, एंड देन ही टुक इट एज अ चैलेंज। और साहित्यिक पॉइंट ऑफ व्यू तो जो है वो तो सुपर था ही, फिलोसफिकल वे में जो अपनी हिंदू जो वो हैं उसको उन्होंने इतना खूबसूरती से प्रेजेंट किया, लिखा। किसी इस तरीके के राष्ट्रीय स्तर के इस धारावाहिक के लिए संवाद लिखना जो है, उसके लिए आपको, और वो भी आप जो है वो माइथोलॉजी पे लिख रहे हैं, आप धर्म के ऊपर, उसकी जानकारी होना चाहिए। कल्पना करिए कि राही मासूम रजा ने महाभारत के अलावा किन किन ग्रंथों को अच्छे से अध्ययन किया होगा, तब जो है जाके वो लिख सकते हैं। तो ये उदाहरण हमको बताते हैं कि भाषा जो है वो धर्म और सबसे ऊपर उठकर है। तो चलिए कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ेगा। तो उपाध्याय जी एक छोटी सी बात, ये जो अभी हम लोगों ने जो हमारे स्पॉन्सर ओमसोर्ग का जो मैसेज सुना था, तो मैं जस्ट उनकी वेबसाइट थोड़ा क्लियर कर दूं, उसमें उतना है, तो omsorg.co.in, और ये हमारे कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं। धन्यवाद संजीव जी। तो जब मेरे तिवारी जी से बात हो रही थी तो मेरी सामान्यतः कोशिश रहती है कि सामान्यतः हम जो है संगीत के जो गीत सुनाते हैं वो थीम से संबंधित होते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे जो मेहमान हैं हम उनकी रुचि का भी ध्यान रखते हैं। तो मैंने आग्रह किया था तिवारी जी से कि अपनी पसंद के कुछ गाने सुनाइए, तो उन्होंने मुझको 2 गाने दिए थे। तो एक गाना जो है, हालांकि ये मनोज कुमार का नहीं है, लेकिन गाना अति सुंदर है, तो वह हम श्रोताओं को सुनाते हैं। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, महफिल में आ गए हैं वो अपने नसीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। नीलाम हो रहा था किसी नाज़नी का प्यार, नीलाम हो रहा था किसी नाज़नी का प्यार, कीमत नहीं चुकाई गई एक गरीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। तेरी वफा की लाश पे ला मैं ही डाल दूं, तेरी वफा की लाश पे ला मैं ही डाल दूं, रेशम का ये कफन जो मिला है रकीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम
अजीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। तो श्रोताओं, आशा करता हूँ ये गीत आप सबको पसंद आया होगा। उपाध्याय जी, तिवारी जी की पसंद की हम लोग दाद देते हैं। और ये बहुत ही एक गाना जो है फिल्म एक महल हो सपनों का से था, जो कि 1975 में आई थी। और इसमें तो तिवारी जी से पूछ लें कि ये गाना आपको क्यों पसंद है। देखिए, जो जिंदगी का जो फलसफा है उसी पे हम लोग बात कर रहे थे। हाँ। कि जिंदगी को जिसने समझ लिया जी, वो इंसान हो गया। अब अगर मैं इसी पे बात करूं, इस आपने जो गाना सुनवाया है और आपने मुझसे पूछा कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में आप रहे हैं, तो वहाँ से जो मेरा नज़रिया बदला है उसको मैं अपने कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। कि देखें आप कि उलझे धागों को सुलझाना मुश्किल है, ये जिंदगी का फलसफा। आप जी, देखें, जी, जी, बहुत सारी उलझे धागों को सुलझाना मुश्किल है और नफरत वाली आग बुझाना मुश्किल है। उलझे धागों को सुलझाना मुश्किल है, नफरत वाली आग बुझाना मुश्किल है। और जिनकी बुनियादें खुद गर्जी पर होंगी, जिनकी बुनियादें खुद गर्जी पर होंगी, ऐसे रिश्तों का चल पाना मुश्किल है। सही है। ऐसे रिश्तों का चल पाना, अगर इसको आप समझ जाएं तो जिंदगी को समझ गए। यस। जिंदगी को आपने करीब से देख लिया जी। और बेहतर है कि खुद को ही तब्दील करें। कभी कभी हम सोचते हैं क्या करें, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, जिंदगी हमारी बड़ी कठिन हो गई है। तो बेहतर है कि खुद को ही तब्दील करें। सारी दुनिया को समझाना मुश्किल है। सही बात। सारी दुनिया को समझाना मुश्किल है। और जिनके दिल में कद्र नहीं इंसानों की, आप इंसान की बात कर रहे थे, दोस्ती की बात कर रहे थे, कि जिनके दिल में कद्र नहीं इंसानों की, उनकी जानिब हाथ बढ़ाना मुश्किल है। उनकी जानिब हाथ बढ़ाना मुश्किल है। और रखकर जान हथेली पर चलना होगा, रखकर जान हथेली पर चलना होगा। आसानी से कुछ भी पाना मुश्किल है, आसानी से कुछ भी पाना मुश्किल है। और इसे देखिएगा संजीव जी कि उड़ना रोज परिंदे की है मजबूरी, उड़ना रोज परिंदे की है मजबूरी। घर बैठे परिवार चलाना मुश्किल है। सही कह रहे हैं। घर बैठे परिवार चलाना मुश्किल है। वाह। और तंग नजरिए में बदलाव करो वरना, तंग नजरिए में बदलाव करो वरना कल क्या होगा ये बतलाना मुश्किल है। तो ये दोनों जो संस्थान हैं हमें तंग नजरिए से ऊपर ले जाते हैं और दुनिया को वुसअत ख्याली से फैलाव के साथ देखने का एक जज्बा पैदा करते हैं। सही कल क्या होगा ये बतलाना मुश्किल है। बिल्कुल तिवारी जी, आपने इतनी सुंदर पंक्तियां सुनाई कि प्रेम के बारे में ये कहा जाता है कि प्रेम जो है वो कमियां नहीं देखता और अगर नफरत है वो अच्छाइयां नहीं देखती। तो आदमी को जीवन जो है इन दोनों के बीच में ही चलता है। तो और जैसा आपने बताया कि परिवर्तन आदमी को अपनी सोच में करते रहना चाहिए और होता भी है। मेरे ख्याल से यही किसी भी शिक्षा का उद्देश्य होता है कि आप जो है सीख रहे हैं, जो आपकी विचारधारा है वो सकारात्मक रूप से आगे के लिए परिवर्तित होनी चाहिए। मैं तिवारी जी आपका एक YouTube का वीडियो देख रहा था, उसमें भी आपने दोस्ती के ऊपर काफ़ी पंक्तियां सुंदर लिखी थी, क्योंकि अगला जो गाना मैं सुनवाने वाला हूं वो एक फ्रेंडशिप को ही डेडिकेटेड है। तो अगर कोई और आपके दिमाग में आ रही हो पंक्तियां तो सुनवाइए। उससे पहले गाना आप सुनवाए उससे पहले आप देखिए मतलब मनुष्य कितना इंसानियत के साथ किसी मनुष्य की कितनी अहमियत होती है। आप अपनी जिंदगी में अगर एक भी कोई ढंग का आदमी पा जाए, जिसे दोस्त कहते हैं, किसी ने कहा था ना कि अगर एक दोस्त है तो वो कहता है बहुत भाग्यशाली है, दो दोस्त अगर उसके हैं तो वो बहुत उससे भी बड़ा भाग्यशाली है, और अगर कोई कहता है मेरे 3 दोस्त हैं तो झूठ बोल रहा है। तो अगर एक भी कोई ढंग का दोस्त हो जाए तो जिंदगी सफल हो जाती है। तो मैं लिखता हूँ कि औरों की पीड़ा से कितने नयन आजकल नम होते हैं, औरों की पीड़ा से कितने नयन आजकल नम होते हैं, और सच्चा स्नेह दिखाने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। अगर एक भी जीवन भर में मिल जाए इंसान बहुत है, सदियों से सोने अधरों पर एक मंद मुस्कान बहुत है। जीवन में सब कुछ मनचाहा मिल जाए यह नहीं जरूरी, जीवन में सब कुछ मनचाहा मिल जाए यह नहीं जरूरी, कहते कहते करुण कहानी रह जाती हर बार अधूरी।
ऐसे में जितने भी पूरे हो जाएं अरमान बहुत है, सदियों से सूने अधरों पर एक मंद मुस्कान बहुत है। तो अगर जिंदगी में एक भी कोई ढंग का आदमी मिल जाए जिसे आप दोस्त कहते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। और ये दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो खूनी रिश्तों से अलग होता है। खूनी रिश्तों में तो लाठियां चलती हैं, गोलियां चलती हैं, और दिली रिश्ते जो होते हैं वो पूरी जिंदगी जो है मोहब्बत का जो पैगाम देते हैं उससे जिंदगी आसानी से कट जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त जरूर बनाएं। जी तिवारी जी, आपने बिल्कुल बहुत सही बात भाई कही कि दोस्ती जो है वो खूनी रिश्तों से अलग है, लेकिन एक और भी रिश्ता होता है जो खूनी रिश्ता नहीं होता। मैं पति पत्नी की बात कर रहा हूँ। दिली रिश्ते वही दोस्ती है, दिली रिश्ते वही भी दोस्ती। मेरा डेफिनेशन ऑफ दोस्त बड़ा सिंपल सा है, मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। One who is happy in your happiness and one who is sad in your sadness. Very simple. वो मित्र है आपका, बिल्कुल। और ज्यादातर आप देखेंगे कि लोग हैं वो they are happy in your sadness and they are sad in your happiness. सही बात है। दोस्ती के विभिन्न आयाम हैं संजीव जी। चलिए आप गाना सुनाइए जरा। गाने की थोड़ी भूमिका मैं बता दूं तो एक्चुअली जैसा कि हमने बताया था मनोज कुमार का जन्मदिन होता है 24 जुलाई को, लेकिन 18 जुलाई को जो हमारे पहले सुपरस्टार हुआ करते थे राजेश खन्ना जी, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। 18 जुलाई 2012 को उनका देहांत हुआ था। तो उनको समर्पित करने के लिए एक मैं गाना लेके आया हूँ और बहुत ही सिग्नेचर सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा। और ये गाना थोड़ा एक अलग अंदाज में सुनाया जाएगा श्रोताओं को। तो एक हमारी रेडियो जॉकी हुआ करती हैं सायमा रहमान, तो उनको मैंने सोशल मीडिया में देखा है, वो अपना गाने और गाने की खूबियाँ जो है वो गाना चला के बताती रहती हैं। कभी कभी मुझको मिलते हैं तो मैंने सोचा इस शैली से श्रोताओं का भी परिचय कराया जाए। और ये दोस्ती के ऊपर गाना है और संयोगवश ये गाना जो है वो मुझको भारत में एक मेरे मित्र हैं जो मेरे सहपाठी भी रहे हैं अलीगढ़ में, उन्होंने भेजा है और वो हमारे रेगुलर लिसनर हैं। संजीव जी, यहाँ पे हमारे दोस्त शायद लाइव प्रोग्राम 9 बजे न सुनते हो, लेकिन वो सवेरे 4:30 बजे जब मैं बता देता हूँ कि मेरा कार्यक्रम है, उनका मेरे पास फीडबैक भी आता रहता है कि मैं सुन रहा हूँ। तो ऐसे हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। तो उन्हीं को फिल्म नमक हराम का ये सुंदर सा गाना हम समर्पित करते हैं। तो दोस्ती पर आज तक जितने भी गाने बने हैं ना, सब बड़े प्यारे हैं, क्योंकि दोस्ती अपने आप में इतना प्यारा रिलेशनशिप है। बट ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं तो दिए जलते हैं, यानी कि उम्मीद आती है, फूल खिलते हैं, खुशियाँ आती हैं, बहारें आती हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा, किसी का दोस्त बिछड़ जाता है ना, फिर ऐसा लगता है हम अकेले रह गए, कोई है ही नहीं। यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं। आनंद बख्शी साहब ने क्या लिखा है इस गाने को कि इस रंग रूप पे देखो हरगिज नाज ना करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज ना करना। रंग उड़ जाते हैं, रूप ढलते हैं, और दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है। सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन बन जाती है, उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं। हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, रूप ढलते हैं। है ना कितना प्यारा सा दोस्त
दोस्ती वाला गाना, ब्यूटीफुल। ये जलते हैं। यस, बताइए उपाध्याय जी। तो एक भारत से खबर एक और आई है कि टेस्ला का शोरूम जो है वो भारत में खुल गया है। मुंबई पिछले में दिनों मैंने सुना मुंबई में खुल गया है जी। तो उसके ऊपर आजकल काफ़ी सोशल मीडिया में मीम्स वगैरह कुछ चल रहे हैं कि टेस्ला का जो सबसे ज्वलंत फीचर है वो ये है कि वो ड्राइवरलेस कार भी बनाते हैं कि मतलब अपना डेस्टिनेशन बता दीजिए। और पता नहीं भारत में वो कितना कारगर होगा, वहाँ का जैसी संरचना है, जिस तरीके का ट्रैफिक है। लेकिन एक जो मुझे लगा, लोगों ने कहा कि वहाँ पे जैसे एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को पकड़ के पिटाई लगाने की जो हमारी परंपरा है, उस वाले वो लोग बड़े निराश होंगे। निराश है कि भाई ये टेस्ला की अब मारेंगे किसको। तो लेकिन आप तो खुद टेस्ला चलाते हैं यहाँ पे, तो कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए उस गाड़ी में आपको सामान्य गाड़ियों से क्या अलग लगता है? उपाध्याय जी, सब मतलब अमेजिंग कार है और हर चीज उसकी सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक दिन मैंने अपने गराज में खोल दिया बूट, तो ऊपर से टकरा गया वो। अभी जो अपडेट आया है तो उसमें एक ये फैसिलिटी आ गई है कि आप लोकेशन के बेस पे आप सेट कर सकते हो कि आपकी जो बूट है वो कितनी हाइट तक। अच्छा, अगर हाइट रिस्ट्रिक्ट करती है घर पे, तो हाँ, अच्छा। तो घर में कम खुलेगा। अच्छा, उसको लोकेशन आपकी पता है और बाहर आप खोलेंगे तो पूरा खुलेगा। तो इट नोज योर लोकेशन। और जहाँ तक वो सेल्फ ड्राइविंग, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग अभी यूज़ करते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में आते ही साथ कोई ड्राइवर के बिना, अभी यहाँ पे भी कोई आप, मुझे लगता है काफ़ी लीगल रीजंस भी हैं कि अगर कल को कुछ एक्सीडेंट होता है, कोई इंजर होता है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टाइप। तो वो अभी चल रहा है। तो शायद दुनिया भी एकदम सेल्फ ड्राइविंग में पूरा तैयार नहीं है। बट देखिए, पोल्यूशन तो कम होगा, लेकिन उसमें भी लोग कहते हैं कि नहीं, वो जो बिजली जनरेट होने में हम उससे ज़्यादा, या जो रेयर अर्थ मेटल्स यूज होते हैं बैटरी में, दे कॉज मोर हार्म देन। आपकी तो रेयर अर्थ वाली बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक ऊर्जा की बात है तो पेट्रोल इंजन से कम ऊर्जा जो है वो इस बिजली वाले में होती। तो कोई ये कहे कि वो बिजली खर्च करने में आप कितना कार्बन कर रहे हैं, नॉर्मली मेरे ख्याल से अनुपात जो है 1/3 का है। मतलब एनर्जी 1/3 खर्च करती है इलेक्ट्रिक कार। तो एनर्जी में तो निश्चित रूप से पर्यावरण में ये सहयोग कर रही है। लेकिन जो रेयर अर्थ जो इतने किए जाते हैं, उनका डिस्पोजल है, बैटरी जब खत्म हो जाएगी, हाँ, क्या होगा, तो वो एक चुनौती है विज्ञान के लिए कि उसको कैसे करना है। तो बट इट्स अ गुड न्यूज़। और अगर जितना पूरा हिंदुस्तान तो पोल्यूशन से, स्पेशली स्मॉग, तो उसमें कोई भी चीज अगर कमी लाती है तो दैट विल बी वेरी वेलकम। और ट्रम्प बाबू से जो है वो लड़ाई हो गई थी उनकी, तो उनके लिए मेरे भारत में मार्केट खुला है तो एक अच्छा, क्योंकि उनके शेयर जो है वो टेस्ला के 30-40% के करीबन गिर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा उनके लिए निवेश हो सकता है भारत में खोलना। तो चलिए हमारे मेहमान की ओर चलते हैं। तो तिवारी जी, आप अलीगढ़ में ड्राइविंग वगैरह कैसा रहता है? वहाँ पे आप कौन सी कार चलाते हैं, कुछ बताइए। और सिडनी की ड्राइविंग और भारत की ड्राइविंग में आपको क्या फ़र्क लगता है? कौन सा बैग आपको? मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक i10 है और अभी हमने वो सेल्टॉस खरीदी है, GT लाइन जी। लेकिन मैं GT लाइन भी लेकर के अलीगढ़ में नहीं निकल सकता। मैं अपने i10 से ही सुरक्षित महसूस करता हूँ। आप तो जानते हैं वहाँ की गलियाँ, छोटे दौलतपुर से निकलना और किस तरह से जाना तो बड़ा मुश्किल है। आप टिर्री से बचाएं, बैलगाड़ी से बचाएं, साइकिल वाले से बचाएं, तो बहुत मुश्किल है। ट्रैक्टर से बचाएं। भारत के सड़कों पे देखते हुए, अच्छा, एक बड़ी आश्चर्यजनक बात मुझे यहाँ नज़र आई। 2 टेस्ला अब आई है इतने दिनों बाद। मैं जब 2016 में आया था उस समय यहाँ टेस्ला थी जी, और वो टेस्ला टैक्सी में चल रही थी। हम लोग जा रहे थे, क्रूज पे जाना था, तो हमारे बच्चों ने जो टैक्सी बुलाई तो उस पर देखा टेस्ला, तो मुझे बोले आप इसमें बैठिए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा जो गाड़ी अभी बहुत सालों बाद इंडिया में आएगी वो यहाँ टैक्सी में चल रही है, और सबसे अच्छी और बड़ी गाड़ियाँ टैक्सी में चलती हैं, ये देख के मुझे बड़ा। और दूसरा जो सबसे ताज्जुब होता है, ये जितनी बड़ी गाड़ी जी उसकी ड्राइविंग लेडीज करती हैं यहाँ। ये मैंने देखा, सारी SUV टाइप की गाड़ियाँ लेडीज चला रही हैं। खैर साहब,
यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। तो मैं कुछ भी और थोड़े हौसले की बात कर लूँ, क्योंकि शुरू में आपने हौसले की बात कही थी और दोस्ती पे गाना आपने सुनाया, और उसमें बड़ी मुश्किल से इंसान मिलते हैं, लोग बहुत दिल मिलते हैं बड़ी मुश्किल से, और ऐसे जब दिन मिल जाते हैं तो कई बार दिल में कई बार कुछ दिक्कतें भी आती हैं, तो आदमी हौसला खो देता है। ऐसे खोए हुए हौसले पर मैं 2-4 पंक्तियाँ सुना देता हूँ आपको। जरूर। और वो हमारी तरफ से एक तरह से यही होगा कि कैसे जिया जाए जी, और ज़िंदगी को कैसे समझा जाए जी। कि हौसले मिटते नहीं अरमा बिखर जाने के बाद, हौसले मिटते नहीं अरमा बिखर जाने के बाद, और मंजिलें मिलती हैं कब तूफान से डर जाने के बाद, मंजिलें मिलती हैं कब तूफान से डर जाने के बाद, कौन समझेगा भला उस तैरने वाले का गम, डूब जाए जो समंदर पार कर जाने के बाद। सही है। कि आपको मंजिल मिली और छूट गई तो बहुत बड़ा दर्द होता है जी। ये एक अच्छा दोस्त और इंसान ही समझ सकता है कि मंजिलें मिलते नहीं तूफान से डर जाने के बाद, आग से जो खेलते हैं वे समझते हैं कहाँ, आग से जो खेलते हैं वे समझते हैं कहाँ, कि बस्तियां फिर से नहीं बस्ती उजड़ जाने के बाद, कि बस्तियां फिर से नहीं बस्ती उजड़ जाने के बाद। और एक देखिएगा, सुनामी आती है, भूकंप आता है, तूफान आता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है सदियों तक रहता है। तब मुझसे एक कहा जाता है ये कि जल जले सब कुछ मिटा जाते हैं पल भर में, मगर जल जले सब कुछ मिटा जाते हैं पल भर में, मगर जख्म मिटते हैं कहाँ सदियां गुजर जाने के बाद। ये हमें समझना होगा, जख्म मिटते हैं कहाँ सदियां गुजर जाने के बाद। और एक बड़ा ही जिंदगी का फलसफा है जो आपके गाने में भी आ रहा था, आज तक कोई समझ पाया न ये राज़े हयात, आज तक कोई समझ पाया न ये राज़े हयात, कि आदमी आखिर कहाँ जाता है मर जाने के बाद, कि आदमी आखिर कहाँ जाता है मर जाने के बाद। इसलिए उपाध्याय जी मैं कहता हूँ, एक मैसेज है कि प्यार से जितनी भी कट जाए वही है जिंदगी, याद कब करती है दुनिया कूच कर जाने के बाद, याद कब करती है दुनिया कूच कर जाने के बाद। ये हमें खौफ रहना चाहिए, ये हमें मतलब ज़िंदगी के बारे में हमेशा एक एहसास रहना चाहिए कि ज़िंदगी क्या है, उसका अफसाना क्या है और उसे किस तरह जिया जाए हौसले के साथ। आपने बहुत सही। और जो लास्ट लाइन तिवारी जी ने कही कि कौन याद करता है, प्यार से जितनी भी कट जाए वही है जिंदगी। तो बहुत सारे लोग हैं वो 100 तरीके का गलत काम करते हैं कि अरे मेरी लेगेसी लोग मुझको याद करेंगे, मैं ये कर देता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ पादे जी कि 3 जनरेशन पुराने आपके अपने जो एंसेस्टर हैं उसका भी नाम किसी को नहीं पता। वो दुनिया को छोड़ दो, आपके ही जो वंशज हैं 2 जनरेशन 3 जनरेशन के बाद दादाजी सब नाम, परदादाजी मालूम होंगे, उसके एक स्टेप ऊपर आपको नहीं पता होता। तो कौन याद, सही मतलब लाइक। लेकिन अगर आपने कुछ ग्रेट किया है, अब जैसे यस, मतलब ग्रेट मींस रियल ग्रेट। हाँ, रियल ग्रेट, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के समाज के लिए चाहे किसी के लिए भी किया है। तो चलिए, प्यार मोहब्बत की और दोस्ती की बात चल रही है और मनोज कुमार का हम विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, तो एक और दोस्ती का उदाहरण जो है वो उनकी घटना से, उनके जीवन की से मिलाते हैं। और हमारे जो एक श्रोता है पैट वाराणसी जी, उन्होंने गाने की फरमाइश की है जी कि वो शोर का गाना सुनना चाहते हैं। और संयोगवश कुछ ऐसा है कि मैं वो गाना जो एक मुख्य, जो एक होता है ना मेन फीचर के रूप में लेके आया हूँ, क्योंकि उससे संबंधित एक कहानी भी सुनाऊंगा और वो गाना भी सुनाऊंगा, और उस गाने के कुछ खास ऐसे अंतरे भी सुनाएंगे जो कि फिल्म में नहीं है। तो आज पैट वाराणसी जी आप खुश हो जाइए, आपकी पसंद का गाना हम थोड़ी देर में चलाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं उस गाने से संबंधित एक कहानी। मनोज कुमार बॉलीवुड के उन सितारों में से रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपना मुकाम बॉलीवुड में बनाया। एक शानदार अभिनेता होने के साथ वे एक ज़बरदस्त इंसान भी थे। फिल्म इंडस्ट्री के जानकार लोग कहते हैं कि मनोज कुमार बहुत बड़े दिल वाले हैं। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में लोगों की मदद किया करते थे, मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब मनोज कुमार को खुद मदद की ज़रूरत पड़ी थी। ऐसे में अभिनेत्री नंदा उनकी मदद के लिए आगे आई थी। ये बात मनोज कुमार की फिल्म शोर की मेकिंग के दौरान की है। दरअसल फिल्म की कहानी के मुताबिक फिल्म के शुरू होने के कुछ ही देर बाद हीरोइन की मौत हो जानी थी। मनोज कुमार ने कई अभिनेत्रियों से बात की, लेकिन किसी ने भी फिल्म में काम करने के लिए हामी नहीं भरी। अभिनेत्री नंदा के पास जब ये खबर पहुंची
तो उन्होंने मनोज कुमार की मदद करने का फैसला किया। नंदा ने मनोज कुमार के पास संदेश भिजवाया कि वो उनकी फिल्म में ये रोल निभाएंगी और काम के बदले कोई फीस भी नहीं लेंगी। मनोज कुमार हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि नंदा बिना कोई पैसा लिए उनकी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हैं, जबकि मनोज कुमार उस किरदार के लिए अभिनेत्री को काफ़ी पैसे देने के लिए तैयार थे। लेकिन नंदा को पता था कि शोर फिल्म मनोज कुमार बड़े दिल से बना रहे थे। उस फिल्म के लिए मनोज कुमार ने फिल्म फाइनेंसर से काफ़ी पैसा भी उधार ले रखा था, इसलिए वो मनोज कुमार का एक बोझ कम करना चाहती थी। फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और 15 सितंबर 1972 को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में जया भादुड़ी, प्रेमनाथ, कामिनी कौशल, मदनपुरी जैसे कलाकार थे। हर किसी ने अपने रोल को बड़ी खूबसूरती से निभाया। फिल्म की कहानी बेहद मार्मिक थी और ये कहानी दर्शकों को पसंद आई और फिल्म सुपरहिट रही। मनोज कुमार ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कई दफ़ा कोशिश की थी कि नंदा जी उनसे पैसे ले लें, लेकिन नंदा जी ने इनकार कर दिया। आज ये दोनों कलाकार इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन नंदा द्वारा समय पर की गई सहायता और मनोज कुमार की नंदा के प्रति कृतज्ञता सभी सुनने वालों के दिल में खुशी का संचार कर रही है। तो सुनते हैं वही ऐतिहासिक गाना जिसकी शुरुआत प्यारे लाल जी के मधुर वायलिन के साथ होती है। एक बात और, इस गीत के अंत में गीतकार संतोष आनंद सुनाएंगे आप लोगों को दो खूबसूरत अंतरे जो कि फिल्म का हिस्सा नहीं थे। धार है नदिया की
छाकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। बन सुनिए जी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। इस लाइन पे देखिए, क्या बात है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। मैं बहुत आशावादी आदमी रहा हूँ जी। 4 बार टांग टूटी है, लेकिन इश्क करता रहा हूँ। क्या बात है। कि तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। क्या बात है। अब परछाइयाँ रह जाती निशानी है। क्या बात है। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। 2 वर्ड और सुनाऊंगा जो फिल्म में नहीं है जी। आप देखिए, उसका अंदाज देखिए। अरे 1 मिनट इधर देखिए, फिर आप 4 बंद सुनाएंगे। फिर करो एक बार। एक बार मन गया वैलेंटाइन डे। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या बात है। आखिरी बन दे रहा हूँ, आखिरी, कि तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। क्या बात है। हर आग से
वाकिफ हूँ। जलना मुझे आता है, जलना मुझे आता है, और तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, तकदीर बनानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। चलिए सुनते हैं एक और हमारे स्पॉन्सर का संदेश। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accountant audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश। तो उपाध्याय जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने मतलब दिल की अंदरूनी उसको छेड़ दिया। हाँ, और अभी जो आप संजीव जी बात कर रहे थे ये कि कई बार हम गाना सुनते हैं तो उसके जो लिरिक्स होते हैं हम संगीत के साथ उनको उतना अच्छे से नहीं जोड़ पाते हैं जी। जब उनको अलग से किसी दूसरे स्थिति में या परिस्थिति में सुनते हैं तब उसका असली मीनिंग निकल के आता है। और ऐसा निश्चित रूप से श्रोताओं ने अनुभव किया होगा कि ये गाना पहले लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में जो है वो सुना, जो कि हज़ारों बार सबने सुना है, बहुत हिट गाना रहा है। लेकिन उसके बाद संतोष आनंद जी ने वही अंतरे अपनी आवाज़ में अपनी भावनाओं के साथ सुनाए, तो आपको लगता है कि कितना सुंदर संदेश जो है इन पंक्तियों के माध्यम से दिया। और उसके अलावा उन्होंने दो ऐसे भी सुनाए जो कि फिल्म में नहीं थे, क्योंकि सामान्यतः ये प्रैक्टिस हुआ करती थी कि कोई भी गीतकार को जब सिचुएशन दी जाती थी तो वो गाने के साथ कई अंतरे अतिरिक्त लिख लिया करते थे और डायरेक्टर को ऑप्शन देते थे कि भाई हाँ इस सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सा अच्छा लगे। तो आशा करते हैं श्रोताओं को यह प्रयोग पसंद आया होगा। और इससे संबंधित कहानी और फिल्म शोर की ही जब बात करते हैं तो इस पिक्चर की एक और मनोज कुमार से जुड़ी घटना नहीं है, एक्चुअली क्या हुआ था कि जब इमरजेंसी लगी थी संजीव जी, तो मनोज कुमार जी की जो है वो सरकार से खटपट हो गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि उनको कहा गया था कि एक हम प्रो इमरजेंसी एक कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और आप उसका निर्देशन और एक्टिंग जो है उसमें करिए, मगर मनोज कुमार ने उसके लिए मना कर दिया तो नाराज हो गए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि ये पिक्चर जो थी चूँकि बहुत हिट थी तो इन्होंने दोबारा रिलीज़ की थी इमरजेंसी के दौरान कि मतलब एक्स्ट्रा रेवेन्यू के लिए। तो जब ये पिक्चर सिनेमा घरों में चल रही थी तभी दूरदर्शन ने भी उसको दिखा दिया था, अच्छा, ताकि रेवेन्यू का उनको लॉस हो जाए। तो मनोज कुमार का व्यक्तित्व एक अलग प्रकार का था और वो वही जो हम इमरजेंसी की बात कर रहे हैं उसके लिए फिर अमृता प्रीतम से भी बात की थी। अमृता प्रीतम उसके लिए तैयार हो गई थी, लेकिन मनोज कुमार ने फिर उनको फ़ोन करके उनसे बात किया। उन्होंने बताया कि कलम अगर इस तरीके से बिक जाएगी तो अच्छी बात नहीं है। तो अमृता प्रीतम को इतना ख़राब लगा कि उन्होंने फिर वो मना कर दिया कि नहीं करेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं श्रोताओं को ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। कुछ उनकी प्रतिक्रिया भी अब श्रोताओं की ही बात है। तो कार्यक्रम हमारे यतीन्द्र गुप्ता जी कहते हैं कि गुड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। पांडे जी बोलते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ विस्तृत समाचार
प्रदीप जी कहते हैं संजीव जी द्वारा विस्तृत समाचार, शिक्षाप्रद विचार और मधुर भजन। पूनम जी कहती हैं बहुत ही वैराग्यपूर्ण भजन, अच्छा लगा। चेतन शाह जी कहते हैं आई लाइक द न्यूज़ टुडे, वेरी वेल प्रेजेंटेड। यतीन गुप्ता जी ने रेडियो का लिंक भेजा है कि अगर वर्क ना कर रहा हो तो दूसरा लिंक यूज़ करें। पांडे जी कह रहे हैं वेरी नाइस सॉन्ग। राजीव निगम जी कहते हैं नमस्कार, स्टार्टिंग विद नाइस सॉन्ग, माय फेवरेट वन। पूनम जी कहते हैं वेरी सूदिंग सॉन्ग संजीव जी, योर चॉइस इज ग्रेट। नितिन कुंदप जी कहते हैं टीम दर्पण रेडियो हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया चल रहा है। 100% हिंदी भाषा का उपयोग, यह मुझे आने वाली और श्रोताओं को प्रेरित करने वाली बात है। प्रदीप जी कहते हैं तिवारी जी के विचार अति परिष्कृत और सुंदर हैं। पूनम जी कहती हैं आज तो तिवारी जी के साथ चर्चा फिलोसफिकल हो गई है, कल क्या होगा ये जान पाना मुश्किल है। बहुत खूब। राजीव निगम जी को गाना पसंद आया, गुड ऑल, बहुत अर्थपूर्ण मधुर गीत। और पैट वाराणसी जी को हमारा उन्होंने फरमाइश की थी, आशा करते हैं उनको हमारा अच्छा पसंद आई होगी। तो चलिए, हम इन प्रतिक्रियाओं से हम यही समझ सकते हैं कि हमारा प्रयास जो है सार्थक है और श्रोताओं को पसंद आ रहा है। तो तिवारी जी जी इतनी हम लोगों ने संतोष आनंद जी तो आप ही के इलाके के हैं और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे गाने उन्होंने भी और मनोज कुमार को ही उनका श्रेय जाता था उनको फिल्म इंडस्ट्री में लाने का। तो कुछ आप भी कुछ संबंधित कुछ खूबसूरत सा आपका जो प्रिय रचना है। संतोष जी का गीत सुनने के बाद मुझे जो जिंदगी का जो फसाना याद आया, फलसफा याद आया, उस पे कुछ पंक्तियां याद आ गई। जरूर प्लीज सुनाइए संजय जी। क्या कहें जिंदगी का फसाना मियाँ, क्या कहें जिंदगी का फसाना मियाँ, कब हुआ है किसी का जमाना में। तेरी मेरी कहानी है कह रहे थे ना वो। उसी पे मुझे याद आया कि क्या कहें जिंदगी का फसाना मियाँ, कब हुआ है किसी का जमाना मियाँ। रोज है इम्तिहान आदमी के लिए, रोज है इम्तिहान आदमी के लिए, ये सुबह शाम का आना जाना मियाँ। सही है, ये सुबह शाम का आना जाना मियाँ। सुबह शाम अच्छी गुजर जाए बहुत बड़ी बात है। और दोस्ती पे बात आई थी प्रदीप जी कि दर्द जो दोस्तों से मिला है हमें, दोस्ती तो है लेकिन जब दोस्ती में दर्द मिलता है तो बड़ा मुश्किल होता है। कि दर्द जो दोस्तों से मिला है मुझे, उसको मुश्किल बहुत है भुलाना मियाँ। और इसीलिए बहुत सारी खामोशी जब जिंदगी में रहती है तो मन ये कहता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक मुद्दत से मेरी जुबां बंद है, एक मुद्दत से मेरी जुबां बंद है, क्या जरूरी वजह भी बताना मियाँ। एक मुद्दत से मेरी जुबां बंद है, क्या जरूरी वजह भी बताना मियाँ। बड़ा दर्दीला शेर है कि लौट कर क्यों परिंदे इधर आएंगे, लौट कर क्यों परिंदे इधर आएंगे, जब रहा ही नहीं आशियाना मियाँ, जब रहा ही नहीं आशियाना मियाँ। और उपाध्याय जी ये आपके लिए है, आपके लिए भी है कि लेके तकदीर हमको गई जिस जगह, लेके तकदीर हमको गई जिस जगह, हमने माना वहीं आबोदाना मियाँ, हमने माना वहीं आबोदाना मियाँ। और आज बेशक ये सूखा हुआ पेड़ है, आज बेशक ये सूखा हुआ पेड़ है, था परिंदों का बरसों ठिकाना मियाँ। और अंतिम शेर देखिएगा, बहुत आपको पसंद आएगा। आदमी जिनकी नज़रों में कुछ भी नहीं, आदमी जिनकी नज़रों में कुछ भी नहीं, ऐसे लोगों से क्या दोस्ताना मियाँ, सही है, ऐसे लोगों से क्या दोस्ताना मियाँ। एक मुद्दत से मेरी जुबां बंद है, क्या जरूरी वजह भी बताना मियाँ। वेरी नाइस। तो एक बड़ा मतलब वो मौजू मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलिए साझा कर लिया जाए। क्या ये एक मुद्दत से जुबां, इसको दोबारा। एक मुद्दत से दर्द जो दोस्तों से मिला, जो दर्द मिला है उसी को हम कह नहीं पाते, जो अपने दर्द देते हैं तो बहुत खामोश हो जाता है। किससे कहो, हाँ किससे कहो। दर्द जो दोस्तों से मिला है हमें, उसको मुश्किल बहुत है भुलाना मियाँ। और इसीलिए एक मुद्दत से मेरी जुबां बंद है, क्या जरूरी वजह भी बताना मियाँ। क्या बात, क्योंकि बिना बताए भी बहुत सारी चीजें मालूम हो जाती हैं, दर्द बयां हो जाता है। कुछ क्या कुछ चुप है इसलिए दोस्त हैं। उपाध्याय जी, मेरे को एक आइडिया आ रहा है कि जितने जो टॉप के पॉलिटिशियंस हैं ना, इनको बैठा के कोई अच्छे तिवारी जी जैसे लोग जो बढ़िया एकदम जिंदगी की बात करते हैं, 2 घंटा सुनवाना चाहिए। अच्छे
है नियम से। मोदी जी को चाहिए कि कैबिनेट मीटिंग से पहले 2 घंटे जो है, तो देन लाइक आपका थॉट प्रोसेस पूरा लाइक इट इम्प्रूव्स। थैंक यू तिवारी जी, बहुत ही शानदार। कुछ दोस्त हैं इसलिए चुप हैं, कुछ चुप है इसलिए दोस्त हैं, ये भी है। तो चलिए आज कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और एक्चुअली जब अलीगढ़ की ही बात आती है तो जैसे राही मासूम रजा जी का जिक्र हुआ, वैसे ही गोपाल दास नीरज का भी नाम आता है। और संयोगवश संजीव जी, कल उनकी जो थी वो डेथ एनिवर्सरी थी। 19 जुलाई 2018 को उनका देहांत हो गया था। और जब मैं कार्यक्रम से पहले तिवारी जी से बातचीत हम लोग कर रहे थे तो बता रहे थे कि उनकी देहांत से पहले, मतलब करीबन 2 वर्ष पहले, तिवारी जी उनसे लगातार संपर्क में थे और मिलना जुलना उनसे रहता था। तो उनको समर्पित करते हुए एक गाना हम उनके लिए भी लेके आए हैं। बिल्कुल। और वो गाना हम, और मनोज कुमार का भी है, तो अच्छा। एक तीर से 2 शिकार हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए वो गाना सुनवाते हैं और उसके बाद कुछ हम कम्युनिटी के कुछ संदेश भी हमारे आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ घड़ी कि हमारा टाइम बहुत तेज जा रहा है जी। स्पॉन्सर के संदेश भी बचे हैं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में, कोई अकेले में। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में, कोई अकेले में। मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूँ आँख का पानी। हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूँ आँख का पानी। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बसाना
चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो संजीव जी, कुछ कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स का भी समय आ गया है और सबसे पहले मैं करना चाहूँगा, एक चूँकि आज हमारा कविता में माहौल है यहाँ पर, तो एक काव्य गोष्ठी होने वाली है, इलासा उसको आयोजित कर रहे हैं और ये अगस्त के महीने में है जी। तो उसके लिए हमारे साथ जो है वो उसके जो संयोजक हैं रिजू भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो उसके बारे में और जानकारी देंगे। रिजू जी, आपका दर्पण स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी। तो बताइए, आज तो हमारे सारे श्रोता लोग, इतना तिवारी जी हमारे साथ मेहमान हैं और इतनी सुंदर कविताएं गज़लें सुनाई हैं उन्होंने, बिल्कुल काव्यमय माहौल है। तो रेखा जी से मुझे ज्ञात हुआ कि एक इलासा एक कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। जी, तो हम इलासा के अंतर्गत एक अपने भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक काव्य गोष्ठी कर रहे हैं, जिसे हमने बोला है आजादी के रंग कविताओं के संग। और ये हो रहा है इस बार वेस्टर्न सिडनी की साइड पे राउज हिल में। तो 9 अगस्त को हमने इसे रखा है दोपहर 1 से 4 बजे तक। और हमारा उद्देश्य ये है कि एक तो जो पुराने और नए कवि हैं वो सब आपस में मिलके अपनी अपनी रचनाएं बोलें और श्रोता आए। और इलासा एक तरह से जिस तरह से सबको प्रमोट करती है, सारे नए कवियों को मतलब मंच पे आने का मौका देती है, तो वो देखें और जो भी कविताओं में रुचि रखते हैं वे आए, सुने। और इसके साथ हमारा 2 घंटे का, करीब 2 से 2.5 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा और अंत में थोड़ा अल्पाहार रहेगा, जलपान रहेगा। सब सारे जो भी श्रोता लोग आए हैं और जो भी कवि आए हैं उन सब के लिए। तो रेखा जी का मतलब बड़ा योगदान है और गाइडेंस है हमें उनकी, तो उन्हीं के तत्वाधान में हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो चलिए ऐसा करिए कि जैसा कि मुझे समझ में आया, शनिवार 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आपका कार्यक्रम है और राउज हिल में है। अगर किसी को अतिरिक्त जानकारी लेनी हो तो अपना एक कांटेक्ट नंबर भी दे दीजिए, ताकि कोई भी श्रोता हो या कोई अब काव्य पाठ वहाँ करना चाहे तो वो आपको संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, वो है 04705171994। धन्यवाद।
तो चलिए श्रोताओं, ये एक अच्छा मौका है और हमारे साथ जो स्टूडियो में बैठे मेरी तिवारी जी से बात हो रही थी, अगर वो उपलब्ध होंगे तो वो उस दिन भी वहाँ पर उनसे भी मुलाकात होगी और उनकी रचनाएं सुनने का हमको अवसर मिल सकता है। तो और अतिरिक्त जानकारी हो तो रिजू जी से संपर्क कीजिए। धन्यवाद। तो हम भी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा प्रदीप जी, बस कि हम लोग जो प्रविष्टियां हैं वो हम 5 अगस्त तक ले रहे हैं। तो जो भी अपनी मतलब जो भी प्रस्तुत करना चाहते हैं वो, या फिर जो श्रोता आना चाहते हैं वो कृपया 5 अगस्त तक हमें कंफर्म कर दें, क्योंकि उस हिसाब से फिर हम बाकी सारा जो कार्यक्रम का वो है वो देख लेंगे कि हाँ सब लोग इतने आ रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आखिरी। हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल 5 अगस्त तक सब लोग कर देंगे। चलिए, और आपने अपनी सुंदर जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आशा करता हूँ दर्पण के श्रोता उसमें सम्मिलित होकर कार्यक्रम का आनंद लेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रिजू जी। श्रोताओं, आशा करते हैं कि कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। जी अनुमति और एक और कम्युनिटी अनाउंसमेंट जरूर। एक्चुअली एक हमारी रिचा जी को तो सभी लोग जानते हैं हमारे कार्यक्रम का, तो पिछले सप्ताह ही उन्होंने कार्यक्रम किया था। तो वो एक आयोजन कर रही हैं हरियाली तीज कार्यक्रम का। SSS इवेंट्स जो है इनवाइट करती है हरियाली तीज के लिए, और ये कार्यक्रम है सैफायर फंक्शन सेंटर 7 स्टेशन रोड ऑबर्न में, और दिनांक है 27 जुलाई 10 बजे सवेरे से 4 बजे तक। तो ये अपना 6 घंटे का सुंदर कार्यक्रम जो है महिलाओं के लिए बहुत ही हरियाली तीज सेलिब्रेट करने का है। और इसकी अगर अतिरिक्त जानकारी आपको लेनी हो तो आप रिचा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका फ़ोन नंबर है 0413561293। उपाध्याय जी, जैसे हिंदुस्तान में वो होता है ना कि कुछ मंदिर जहाँ पे महिलाएं अलाउड नहीं है वहाँ कि हम जाएंगे, ऐसे हम लोग को भी कुछ आयोजन वो करना चाहिए। हाँ कि आप ऐसे कैसे खाली महिलाओं का कर सकते हो। तो ये रिचा जी के लिए ओपन प्रश्न है संजीव जी से। नहीं, मजाक कर रहा हूँ रिचा जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आई थिंक सो all ladies, they look forward for this and they really enjoy it, so please keep doing it. एक और सूचना है, 3 अगस्त 2025 को द सत्संग फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री का दिखा रहे हैं, वॉकिंग विद एम। तो ये श्री एम के ऊपर उन्होंने एक वॉक की थी। दिस डॉक्यूमेंट्री इज बेस्ड ऑन ऑथर एंड एजुकेशनिस्ट श्री एम्स 7,500 kilometer padiyatra, the Walk of Hope, and it's now considered as the largest peace march in modern Indian history. So he walked, पादे जी वो कश्मीर पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो पैदल चले थे। तो उसकी ही ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो 3 अगस्त को, और जो स्थान है वो वैलेंटाइन स्पोर्ट्स पार्क ग्लेनवुड में एक हॉल है, फुल फुटसलरूस फंक्शन रूम, और शाम के 4 बजे। तो जो भी जो देखना चाहें तो ट्राई बुकिंग पे इसके टिकट है, $20 टिकट है, तो अगर देखना चाहें तो देखते हैं। श्री एम पर भी कभी हमको संजीव जी, मेरी बड़ी इच्छा है कि कभी वो अगर सिडनी आना उनका हो तो हम लोग उनको स्टूडियो में लाएं और उनके साथ कार्यक्रम। चलिए बात तो करेंगे उन जरूर। एक बार प्रदीप जी ने तो किया था उनका इंटरव्यू, तो वो हम लोगों ने सुनाया भी था। तो आप एक बहुत खूबसूरत सा गीत सुनाने वाले थे, वो बजा दीजिए। ठीक है, तो गीत से पहले एक्चुअली हमारे जो सोलमेट जो हमारे जो स्पॉन्सर हैं जी, वो जो गाना जो है वो मनोज कुमार का है, और जो सोलमेट का जो एडवर्टाइजमेंट की जो थीम है उससे मैच भी करता है। हाँ। तो मैं संजीव जी चाहूँगा कि पहले आप वो हमारे प्रायोजक का संदेश सुनाइए, ताकि उस संदेश से जुड़ा हुआ गाना हम श्रोताओं को सुन। अच्छा चलिए, तो मुझे सोचा आप पहले गाना सुनाएंगे और फिर ऐड सुनाएंगे, तो चलिए सुनते हैं। अब जीवन साथी ढूंढना हुआ और भी आसान। सोलमेट मैट्रिमोनियल सर्विस आपको पर्सनलाइज, कॉन्फिडेंशियल और परफेक्ट मैच मेकिंग ऑफर करते हैं। फाइंड योर सोलमेट इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और anywhere else in the world. रजिस्टर कीजिए soulmatematrimonial.com.au. Also you can check out their Facebook page, Soulmate Matrimonial, या कॉल प्रीति कोठारी और हीना कजारिया on +61 404 316 288। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर सोलमेट का संदेश।
तो पदे जी क्या गीत लाए बताइए। पसंद आए तुझको वो परी कहाँ से लाऊं तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं कि गोरी कोई पसंद आए तुझको कि छोरी कोई पसंद आए तुझको। पेड़ उगाए ये गंगा राम की समझ में न आए। वो परी कहाँ से लाऊं तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं कि गोरी कोई पसंद आए तुझको कि छोरी कोई पसंद आए तुझको। कजरे की धार जैसे तीखी तलवार देख होठों का ये रंग देख चलने का ढंग कटे अंग्रेजी बाल बांधा रेशमी रुमाल। बोलो क्या है ख्याल इसे जब लिया तक मेरा रंग हुआ पक छोरी होके ये हजामत कराए ये गंगा राम की समझ में न आए। दुल्हन जिसे बनाऊं कि गोरी कोई पसंद आए तुझको कि छोरी कोई पसंद आए तुझको। बहुत बढ़िया गीत उपाध्याय जी। हाँ संजीव जी, ये गाना वही मनोज कुमार की खासियत थी कि वो उनको संगीत की बड़ी अच्छी पहचान थी और उनके गाने जो थे सामान्यतः बड़े हिट हुआ करते थे। और ये गाना जैसे हमारे में कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, वैसे ही मेरे ख्याल से बॉलीवुड के लिए भी कही जा सकती है कि हमारी फिल्में जो हैं वो हमारी सोच को दर्शाती हैं, किस दौर में कैसी फिल्में। मुझे लगता है वो दौर था जब सोसाइटी वॉज मे बी चेंजिंग। जैसे उससे पहले तो माँ बाप ने शादी करा दी हो गई, फिर धीरे धीरे इट वाज कि हाँ माँ बाप पूछना शुरू कर दिए थे बच्चों से कैसी लड़की चाहिए आपको या कैसा लड़का तो चाहिए। मे बी दिस इज व्हाट शोज ये गाना जो है उसी को दर्शाता है कि भाई हाँ तुमको कैसा चाहिए। तो तिवारी जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस विषय पर? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से जमाना बदलता है, समय बदलता है, लोगों की अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं उसी तरह से। किसी ज़माने में ऐसा होता था अगर कोई लड़का ये कह दे कि हमें लड़की देखनी है तो घर वाले जो है वो डांटने लग जाते हैं, लड़की देखेंगे हम लोग हैं ना देखने के लिए। सही कह तो वो होता था कि वो गांव का नाई जो है वो वही देख के आ जाता था, वो तय कर दिया, वही दे आता था हल्दी की गांठ हो गया। और अब तो आप देख लीजिए साहब, अब तो अपने पसंद से ही सब शादियां, लेकिन समय के साथ ठीक है, इस तरह का होता है, जिंदगी का फैसला है, कोई दूसरा क्यों करे।
सही बात। तो खुद लोग करने लग गए। फिर कल को कुछ गड़बड़ हो तो माँ बाप तो कह सकते हैं भाई हमसे क्या लेना, तुम ही चूज किए। अच्छा संजीव जी, इसमें क्या होता है कि जो एक जनरेशन आगे की होती है वो इन चीज़ों पे आश्चर्य प्रकट किया करती है। जैसे हमारी आपकी जनरेशन जो थी वो जो हल्दी की गांठ पे आश्चर्य करती थी कि यार ऐसे कैसे कर सकते हम, क्योंकि हम लोगों को लग्जरी मिली हुई थी देखने की। अब हमारे बच्चे जो है वो पूछते हैं कि अच्छा, आपने 15 मिनट बस देखा, बात हो गई और शादी कर ली, कैसे मतलब थे आप लोग? अरे इसका तो एक बहुत अच्छा किस्सा है। ग्वालियर के जो महाराजा सिंधिया थे, यानी विजय राजा सिंधिया की जो सास थी, उनकी जब शादी हुई या जब लड़की दिखाने ले गए महाराजा को, तो सामने से नहीं दिखाया उन्होंने, सामने से देख भी नहीं सकते थे, तो शीशे में दिखाया। तो शीशे में उनकी इमेज ऐसा शीशा था कि इमेज डबल होके दिखाई दी। और जब शादी होके आई तो उसका आधा थी जितना दिखाया गया था। तो आज भी अगर ग्वालियर में जाएं आप म्यूजियम में, तो उनके जो जूते रखे हुए ऐसा लगता है बच्चे के छोटे, तो महारानी जो बहुत छोटी है। तो इस तरह की होती थी, बिना देखे हो जाता था, लेकिन अब तो नहीं होता। ये भी होता था, दिखा किसी को देते थे और बाद में पता चला। एक एक्चुअली लाइक रियली लखनऊ में एक किस्सा हुआ था, वो जब शादियों के घर आई बोली यार ये तो नहीं दिखाई थी मेरे को, अब क्या करोगे, हो गई। बहुत मतलब ये एक एक्चुअली हमारे समाज की एक कमी भी दिखाता है। मुझे ये भी याद है कि जैसे कई बार क्या होता था कि वो एक दौर था जिसमें लड़कियां हुआ करती थी कि पता लगा 4 लड़कियां हैं परिवार में, लड़का ही क्या 2 होता था। तो जो बड़ी की शादी कर रहे हैं तो छोटी बहनों को छुपा देते थे कि तुम सामने मत आना, कि पता लगा कि लड़का आया देखने, बोला नहीं साहब हमको ये तो नहीं, हमको साली या छोटी बहन। तो पता है कि एक और अपने स्पॉन्सर का संदेश सुन ले, फिर हम बातचीत जारी रखें। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तिवारी जी, आपकी रचनाओं को और इतना सुंदर आपने कविताएं सुनाई है वो तो हमारे श्रोताओं ने सुन ली है। थोड़ा व्यक्तिगत फ्रंट पर भी कुछ बताइए आप का परिवार। तो अभी बातचीत में तिवारी जी ने बताया कि आप 6 भाषाओं के को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब एक। तो तिवारी जी कुछ बताइए, आपने कहाँ शुरुआत की, कैसे, और आपका सफर जो है AMU तक का कैसा रहा? अब शुरुआत हमारी हुई थी तो किसी हमारे श्रोता ने कहा कि ये तो बहुत ही दार्शनिक बातें हो गई। फिर मैं कहूँगा तो ही आप दार्शनिक नहीं बिल्कुल। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इतनी भाषाएं जानता हूँ तो ये कहना ही एक तरह से हमारी कमतरी हो गई। अगर कोई आदमी ये कह दे कि मैं जानता हूँ, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता। सही। क्योंकि तिरुवल्लुवर जो हैं तमिल के बड़े कवि हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने चुटकी के बराबर जाना है और आकाश के बराबर जानना है। सही है। तो इंसान की अपनी लिमिट होती है, सीमा होती है। तो उस हिसाब से मैं भी सीखता हूँ। उर्दू में बड़ा अच्छा शेर है कि नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। तो जो आते आते आती है उसको मैं ये दावा करूँ मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ मैं नहीं भाई, जब आप हम सब के बीच में बैठे हैं तो आप दावा कर सकते हैं। नहीं, मैं सीखता हूँ और मुझे भाषाएं सीखने का मुझे शौक है। जामिया और JNU में तो हमें इस तरह प्रोग्रेसिव जो एक तरह से माहौल मिला, तो उर्दू को हमने सीखा। इलाहाबाद में मैं पढ़ता था तो उसमें भी उर्दू में डिप्लोमा वगैरह कर लिया जी। और अब तो मैं लिखता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में मैं रहा, अरुणाचल प्रदेश में, तो असमी और बंगला की स्क्रिप्ट एक ही है। अच्छा। तो एक स्क्रिप्ट से 2 भाषाएं जानने का मौका मिला। केवल एक्सेंट का फर्क है, केवल बंगला और असमी में। जी। तो बंगला मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना था तो ओरिजिनली पढ़ी, और हिंदी क्षेत्र का हूँ तो हिंदी में कहना क्या। संस्कृत नहीं पढ़ता तो घर में पिटाई हो जाती, इसलिए वो तरह से आधार भाषा बन गई। तो इस तरह से राजस्थान में मैं 15 वर्ष रहा जी, तो राजस्थानी से भी ताल्लुक रहा। वेरी नाइस। तो जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया तो यही एक ऐसी बात थी जो मेरी सभी कैंडिडेट से अलग थी जी। ऐसा कोई नहीं था जो 6 भाषाओं वाला था। और मजे की बात है, जो वाइस चांसलर थे उस समय वो केरल से थे तो हिंदी नहीं जानते थे। अच्छा। मैं हिंदी का इंटरव्यू देने गया था, वो हिंदी नहीं जानते थे। वाह। तो उन्होंने अंग्रेजी से शुरुआत की और इस तरह से ऐसा माहौल बना।
कालिदास ने तो 6 में आपने अंग्रेजी को भी जोड़ा है? हाँ, अंग्रेजी तो खैर बड़ी सामान्य, अंग्रेजी तो बड़ी सामान्य भाषा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, एक चुटकुला है जी, कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ कुत्ते भी अंग्रेजी बोल लेते हैं। नाम ही जवाहरलाल। जैसे कहे कि गेट पे कोई गांव का लड़का गया तो उसको वहाँ का कुत्ता देखा तो बोला हु कुत्ते ऐसे ही बोलते हैं, मतलब वो समझा पूछ रहा कौन हो। फिर जैसे वो बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ तो उसने कहा हाउ हाउ कैसे आए हाउ। तो वही वो भाषा अंग्रेजी है जो डॉग भी बोल सकता है, हिंदी नहीं बोल सकता। तो अंग्रेजी तो खैर थी ही। बहरहाल ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन हाँ इन भाषाओं ने, अभी कहीं मैंने पढ़ा था संजीव जी कि अगर कोई बच्चा 2 या 3 भाषाएं जानता है तो वो शार्प होता है दिमाग से। इसलिए अपने बच्चों को मल्टीलिंगुअल बनाना चाहिए, मैं कहूँगा। और खासकर वो भारतवंशी जो यहाँ रहते हैं जी, वो अंग्रेजी कितनी भी सिखा लें, सीख लें, लेकिन अपनी जड़ों से न कटे, क्योंकि जो अपनी जड़ों से कट जाता है वो बाउंसाई हो जाता है। भारत से जुड़ना, अपने देश से जुड़ना, अपनी माटी से जुड़ना। क्यों आप कह रहे थे कि एमयू याद आता है, क्यों प्रदीप जी कह रहे थे एमयू याद आता है? क्यों? वो जड़ है हमारी जी। तो इसलिए परंपरा और आधुनिकता दोनों को मिलाकर तब प्रगति होती है। हम आधुनिक तो हो गए, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं उसको हम न भूलें, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एक चलते चलते तिवारी जी एक कोई सुंदर सी एक रचना अगर आप सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आप सोचिए कि अगर कुछ करना है तो आपको दुनिया से अलग हटना होगा जी। तब मैं लिखता हूँ कि इस जमाने से अलग अंदाज लाने के लिए, इस जमाने से अलग अंदाज लाने के लिए हौसला तो चाहिए कुछ कर दिखाने के लिए, हौसला तो चाहिए कुछ कर दिखाने के लिए। और भीड़ में गुम हो के रह जाता है अक्सर आदमी, गर न हो कोई उसे रास्ता बताने के लिए। एक रहबरे मंजिल होना चाहिए, रहबरे मंजिल जरूर कहीं भूला होगा, वरना कारवां का कारवां गुम हो नहीं सकता। तो भीड़ में गुम हो के रह जाता है अक्सर आदमी, गर न हो कोई उसे रास्ता बताने के लिए। और एक शेर दिखेगा, नीरज का गाना आप सुनवा रहे थे जी, जो उनके हर गाने का एक पैगाम है कि भूल कर नफरत अगर आपस में मिल जाए गले, 2 लोग, 2 परिवार जी, 2 देश, 2 कौमें, 2 अलग अलग लोग जी, भूल कर नफरत अगर आपस में मिल जाएं गले, इससे बेहतर कुछ नहीं दोनों घराने के लिए। बड़ा मैसेज है, दोनों घराने के लिए और ये आपके लिए। गांव से सहरा, जमी से आसमां तक का सफर, जी, गांव से सहरा, जमी से आसमां तक का सफर, क्या नहीं करता परिंदा एक दाने के लिए। सही है, क्या नहीं करता परिंदा एक दाने के लिए। और हम खुशी की एक दुनिया भी बसा लेते, मगर गम कभी फुर्सत तो देता मुस्कुराने के लिए, गम कभी फुर्सत तो देता मुस्कुराने के लिए। और यही मैसेज है मेरा आज के कार्यक्रम में कि हर जुमा पर होंगे मेरे बाद भी किस्से कई, मैं बहुत कुछ छोड़ जाऊंगा जमाने के लिए, मैं बहुत कुछ छोड़ जाऊंगा जमाने के लिए। और भूल कर नफरत अगर आपस में मिल जाए गले, इससे बेहतर कुछ नहीं दोनों घराने के लिए। बहुत ही तिवारी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वो बोलते हैं ना पादे जी, 4 चांद आज तिवारी जी ने आके हमारे कार्यक्रम में 4 क्या 16 चांद लगा दिए। बहुत कुछ, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। बहुत कुछ। मैं आप लोगों का आभारी हूँ, इस कार्यक्रम का आभारी हूँ। जो लोग सुन पा रहे हैं, मैं उनका बहुत ही हृदय से कृतज्ञता और आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे वतन से इतनी दूर दूसरी दुनिया के देश में हूँ मैं, और यहाँ जिस तरह का घरेलू माहौल आप लोगों ने दिया है, स्नेह और प्रेम दिया है, उसके लिए मैं आभारी रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है और मराठी भाषा का कार्यक्रम जो है शुरू होने वाला है। आशा करते हैं हमारी मनोरंजक व ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। हमारे मेहमान भी आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी का आभार। श्रोताओं का प्यार व प्रोत्साहन हम लोगों को मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा है। अगले सप्ताह एक और मनोरंजक कार्यक्रम के साथ हमारी सहयोगी टीम आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए चलते चलते मेरी पसंद का गाना एक और छोड़ के भैया एक फोटो हम लोगों का ले लीजिए। नैना भूलूंगा, नैना भूलूंगी, नैना भूलूंगा,
है।